वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 15 अप्रैल 2021 है, दिन है थर्सडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स, फाइनेंशियल न्यूज़, अफगान एग्जिट के बारे में बात करेंगे। एयर पोल्यूशन कोविड से भी खतरनाक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहता है। विल टॉक अबाउट इट। इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखेंगे। फिर सेक्शन 377 के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, और लास्ट आर्टिकल जो है इसका नाम है द मेडिंग क्राउड्स, कैसे एक पार्शियलिटी हमें क्राउड गैदरिंग में नज़र आ रही है। और लास्ट में एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो भारत सरकार ने जो सीबीएसई की 10th और 12th की एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। इट्स अबाउट कोविड-19 सिचुएशन इन कंट्री। फिर कल हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर के बारे में। तो रेमडेसिविर मेडिसिन जो है इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाएगा और इसकी प्राइस को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस केम इनटू इफेक्ट इन महाराष्ट्र में एक फोर्टनाइट के लिए, यानी कि 2 हफ्तों के लिए एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन, या फिर आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ सेमी लॉकडाउन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने एक आधार क्रांति मिशन लॉन्च किया है, और यह मिशन किसके लिए है? न्यूट्रिशन को लेकर जो एक अवेयरनेस है इसको स्प्रेड करने के लिए। कल 14th अप्रैल थी और 130th बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट इनफैक्ट, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर साहब की। तो देश ने उनको याद किया, सेलिब्रेट किया ये दिन। फंड रेजिंग थ्रू पब्लिक इश्यूज विटनेसेस 115% राइज, एसेट्स अंडर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जम्प्स by 41% to 31.43 lakh crore in fiscal 2020-2021। लॉ मिनिस्टर शंकर प्रसाद साहब ने एक ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है डेसोल्ट सिस्टमस फाउंडेशन के साथ। फिर हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं टू गवर्नमेंट, प्रोफेसर के विजय राघवन, उन्होंने एक मानस ऐप लॉन्च किया है। और ये मानस ऐप जो है ये हर एक एज ग्रुप में वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए एक सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। यूएसए ने जो जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन है उसको फ़िलहाल पॉज पर रखा है क्योंकि ब्लड क्लॉट के बहुत सारे रिपोर्ट्स सामने आए हैं। यूके ने पाकिस्तान को जो 21 हाई रिस्क कंट्रीज़ का एक लिस्ट है उसमें ऐड किया है। फिर पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं उन्होंने हमारे विराट कोहली को रिप्लेस किया एज वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन इन आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग्स। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंस MOU विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स। और ये कश्मीर के साथ जुड़ी हुई एक खबर है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म ने एक शिकारा रैली ऑर्गेनाइज़ की है। वहाँ के जो शिकारा बोट हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, ये बोट जो है वो दाल लेक में आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी 50 से भी ज़्यादा बोट्स जो हैं उनकी एक रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने, इट इज़ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो ऑटोज़ यानी कि ऑटोमोबाइल, एयर कंडीशन, इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेक लग सकती है बिकॉज महाराष्ट्र जो है इसने काजी या फिर एक सेमी लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया है। तो इससे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, होम अप्लायंसेस और बहुत सारी कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फॉक्सवैगन, बजाज, LG इंडिया, गोदरेज, हेयर,
एंड हेयर एंड कैरियर मीडिया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज का कहना यह है कि उनका प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई जो है वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे देश में जो कार और टू व्हीलर का और कमर्शियल व्हीकल का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग 20 से 25% जो है वो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है। इसी के साथ महाराष्ट्र जो है वो ऑटो पार्ट्स के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है। दूसरी जो एक कन्फ्यूजन हमें अलग अलग जगहों पर नज़र आ रही है वो ये है कि जैसे महाराष्ट्र ने सेक्शन 144 और नाइट कर्फ्यू अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग ग्रोसरीज यही सप्लाई कर पा रही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सुबह बिगपाडन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक एक कर्फ्यू होता है। तो इसमें ई कॉमर्स डिलीवरी जो है वो फूड, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट यही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिचुएशन ये है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन्स रखे गए हैं, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं ये आप 9 से लेकर 3 बजे तक ही, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही ये सारी डिलीवरीज ई कॉमर्स की अलाउड हैं। तो इसकी वजह से जो पूरा एक ई कॉमर्स का इंडिया का जो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। कुछ कंपनीज़ का कहना यह है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि बुक्स हैं, कपड़े हैं और दूसरी ऐसी एसेंशियल आइटम्स जो हैं इनको आपको एसेंशियल कैटेगरी में रखना चाहिए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स जो हैं उन्होंने नॉन एसेंशियल डिलीवरीज़ को सस्पेंड कर दिया है, और स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने भी ये रमज़ान और गुड़ी पड़वा का जो स्टॉक है, जो स्टॉक किया था, उन्होंने जो सामान ख़रीद के रखा था, तो अब उनको नुकसान फेस करना पड़ रहा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये दोनों खबरों को, ये बेसिकली 3 खबरें हैं, दिस इज़ 1, 2 एंड 3। अब ये 3 चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर देखेंगे देन यू विल फाइंड के ये जो सेमी लॉकडाउन है, काजी लॉकडाउन है, इनकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली होगी। कल हमने माइग्रेंट्स के बारे में भी बात की थी, मैंने आपको रेमिटेंस क्या है ये सारी चीज़ें समझाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप ये खबरों के साथ कनेक्ट करके एक खुद से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज़ हाउ यू डेवलप योर क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल सेक्शन। आज का पहला आर्टिकल जो है, दिस वन इज़ फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, अफगान एग्जिट। एक लंबे टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हैं ये अफ़गानिस्तान में एक्टिव हैं। 9/11 जो ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर जो एक आतंकवादी हमला किया गया था, उसके कुछ ही समय के बाद यूएसए ने तालिबान के ऊपर अटैक करने की और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की और सज़ा देने की जो एक पूरा मिशन जो है, वॉर जो है, उसकी शुरुआत की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, अगर आप फिल्में पसंद करते हैं और जब भी आपको वक्त मिले तो 12 स्ट्रॉन्ग नाम की एक फ़िल्म है, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, तो आप इसको देखिएगा। दिस 12 स्ट्रॉन्ग इज़ अबाउट द फर्स्ट अटैक इन द सेंस के ये 9/11 के तुरंत बाद जो पहली टीम यूएसए की गई थी, तो उनके ऊपर बनाई गई ये एक फ़िल्म है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक्शन फिल्म है, यू विल लाइक इट। एनीवे, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस पूरी इंसेप्शन की, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब 2021 में यूएसए जो है ये 9/11 की 20th एनिवर्सरी, आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड सेलिब्रेट करेगा, लेकिन 20th एनिवर्सरी होने वाली है 2021 में। ये अटैक जो है वो 11th सितंबर 2001 में कंडक्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 मई 2021 की एक डेडलाइन रखी थी कि 1 मई 2021 से पहले यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे, यानी कि यूएसए जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा। अब यूएसए ने जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, एक नई डेट उन्होंने डिक्लेयर की है कि नई एग्जिट डेट जो है दैट विल बी बिफोर 20th एनिवर्सरी ऑफ 9/11, यानी कि 11th सितंबर 2021 से पहले यूएसए जो हैं वो अपनी मिलिट्री को
अफगानिस्तान में से निकाल देगा। सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है मेरे दिमाग में जब ये मैं डेट्स सुनता हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये डेट अनाउंस की थी और उसके बाद जब ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डेट अनाउंस कर रहा है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि क्या ये एक राइट टाइम है? इज इट अ राइट टाइम कि 2021 में या फिर 2022 में क्या अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है? द आंसर इज नो। कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो लगभग 50% जितना अफगानिस्तान का जो एरिया है, खास करके जो रूरल एरिया है, ये पता है किसके कंट्रोल में है? ये तालिबान के कंट्रोल में है। यहाँ पर सरकार का जो है कोई कंट्रोल नहीं है। तालिबान देखिए डायरेक्टली यूएसए के साथ डिस्कशन कर रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है तालिबान। और अफगानिस्तान की सरकार जो है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत ही ब्रीफली अगर बताऊं तो करप्शन है, फिर पावर को लेकर एक झगड़ा चल रहा है। अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि पावर मेरे पास होना चाहिए, अशरफ घानी कह रहे हैं कि मेरे पास। तो ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि जब इलेक्शन ख़त्म हुए तो एक देश के दो लोगों ने ये कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। जस्ट इमेजिन। तो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है, बहुत गरीबी है, दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और जैसा मैंने कई बार बताया है कि कोई भी देश जो है उसमें आपके कितने भी अच्छे रिसोर्सेस क्यों ना हो, अगर आपका देश, आपका समाज सिक्योर नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि अफ़गानिस्तान अभी सिक्योर है। एनीवे, यूएसए एक लंबे टाइम से यहाँ पर हैं, 20 साल होने को है। तो लगभग 20 सालों से यूएसए का सबसे लंबा वॉर, यूएसए के इतिहास में इतना लंबा वॉर जो है वो यूएसए ने आज तक कभी नहीं किया। शायद किसी भी देश ने इतना लंबा वॉर नहीं किया होगा। तो ये एग्जिट से ये एक लॉन्गेस्ट वॉर जो हैं उसके ऊपर तो एंड आ जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा? अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेट को अनाउंस किया, इसका मतलब ये है कि वो इस पुल आउट के लिए, ये एग्जिट के लिए उनकी सरकार जो है वो कमिटेड है। वॉशिंगटन के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये एग्जिट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूएसए जो हैं वो अब दूसरे रीजन्स में अफ़गानिस्तान से भी बड़ा थ्रेट जो है वो महसूस कर रहा है। और इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट जो है ये चाइना के बारे में है कि चाइना अलग अलग जगहों पर जो एग्रेसिव हो गया है, या फिर चाइना का जो एक्सपांशन हुआ है, तो इसकी वजह से अलग अलग एरिया में यूएसए को नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, ऐसा उन्होंने कहा है। रियलिटी ये है कि ये चाइना वाला फैक्टर तो है ही, इसके साथ साथ यूएसए मानेगा नहीं, लेकिन यूएसए ये जो वॉर है ये हार चुका है। उससे यूएसए ने इतना कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। तालिबान ख़त्म होने को था, फिर से तालिबान जो है वो 50% जितना एरिया कंट्रोल कर रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है ये ग्रुप कि वो डायरेक्टली यूएसए की सरकार के साथ डिस्कशन कर रहा है। और यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर तो ये भी हुआ था कि अफ़गान की जो गवर्नमेंट है उसको साइड में छोड़कर यूएसए और तालिबान एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान। मैंने एक आपको प्रश्न भी पूछा था और आई एम श्योर आपको ये चीज़ याद होगी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 प्रपोजल रखे हैं। एक प्रपोजल ये है कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये टेम्पररी गवर्नमेंट जो है ये अफ़गान के पॉलिटिशियंस प्लस तालिबान के कुछ लोग मिलकर ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएंगे। और दूसरा जो प्रपोजल है वो ये है कि एक यूएन लेड कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, यूएसए, चाइना, राइट, ये सारे देश जो हैं वो मिलकर कोई इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये पुल आउट की डेट अनाउंस की गई है, तो होपफुली इससे अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आशावादी बनकर हम अगर सोचें तो शायद ये एक नई अपॉर्चुनिटी है इंट्रा अफगान टॉक के लिए, जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि तालिबान जो हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाए कि ऐसे यूएसए बाहर निकलता है और सारा कंट्रोल जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर कर लेगा। अफ़गानिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, अफ़गानिस्तान भी एक बहुत ही यंग देश हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं अफ़गानिस्तान के, उनका जन्म 2001 के बाद हुआ है। तो उन्होंने जो अफ़गानिस्तान बचपन से देखा है वो ऐसा अफ़गानिस्तान है जो रिलेटिवली लिबरल है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही लिबरल है,
बट रिलेटिवली लिबरल हैं, कि महिलाएं जो हैं उनका पब्लिक लाइफ में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आपने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी हैं और अगर तालिबान ओवरटेक कर लेगा तो फिर ये सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो शायद अफ़गानिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं वो तालिबान के रूल को रेजिस्ट करें, फिर से इश्यूज हो सकते हैं। भारत ने पिछले 2 दशकों से अफ़गानिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, बहुत सारे एक तो इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है, बहुत सारी हॉस्पिटल्स, उनके उनके पुलिस पर्सोनल और दूसरे जो सोशल सर्विस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें हम करते आए हैं और काफ़ी अच्छी गुडविल भी हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एटलीस्ट तालिबान के साथ बातचीत करें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉडरेट फैक्शन ऑफ तालिबान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस आतंकवादी। एक ग्रुप जो हैं उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तालिबान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉडरेशन में विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हथियारों के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ये जो मॉडरेट लोग हैं उनके साथ भारत को टच में आना चाहिए, बातचीत करके अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट फॉरगेट एयर पोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोविड-19 से हम सब डरते हैं, इज़न्ट इट? कोविड-19 से हम इसलिए भी डरते हैं क्योंकि देखिए ये एक डिज़ीज़ तो है ही, एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कोविड-19 को लेकर। लेकिन मीडिया में हम इतनी सारी चीज़ें कोविड के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कोविड के प्रति ज़्यादा अवेयर हैं, हमें पता है कि कोविड चल रहा है। एयर पोल्यूशन जो है वो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन क्या आप सुबह उठकर या फिर पूरे दिन में एयर पोल्यूशन के बारे में इतने चिंतित होते हैं जितने आप कोविड के बारे में होते हैं? द आंसर इज़ नो। हाल ही में एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, द रिस्क्स पोज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द कंट्री। हमारे देश में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके रिस्क कितने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में हमें पढ़ने को मिलता है। इस रिपोर्ट का कहना यह है कि ये हेल्थ केयर इश्यूज़ जो हैं, ये एयर पोल्यूशन और इसके साथ जुड़े हुए, ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड हैं। ये न्यूज़ में इतने ज़्यादा कवर नहीं किए जाते, तो हमारी अवेयरनेस जो है इनके प्रति इतनी ज़्यादा नहीं है। ये आर्टिकल जो है ये पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि एयर पोल्यूशन तो है ही, हमारे देश में वेस्ट वाटर और इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर पोल्यूट होता है वो प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट, कचरा हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, एनर्जी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, और एक ऐसा पोल्यूशन जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते वो है नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आप कुछ साल देश के बाहर रहें, अगर आप कोई डेवलप्ड देश में रहे, लेट्स से यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, स्वीडन एक्सेट्रा, और 3-4 साल वहाँ पर रहते हैं, आप वहाँ की लाइफ से यूज टू हो जाते हैं, और फिर जब आप भारत आएंगे तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस, ट्रस्ट मी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज़, आपको इतना ज़्यादा शोर महसूस होगा कि इट विल टेक टाइम फॉर यू टू एडजस्ट। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर जगह पर हॉर्न बज रहे हैं, यू फील लाइक एक फ्लाइट और फाइट मोड जो होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च जब होगी तब हमें इसके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। जस्ट इमेजिन, हम सब जानते हैं कि डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, राइट, ऐसे बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स हैं जो हमसे थोड़ा ज़्यादा सुन पाते हैं। छोटी सी आवाज़ जो है वो हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन बिल्लियाँ उसको सुन पाती हैं। तो ये हमारी कार्स के बड़े बड़े हॉर्न्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट करते होंगे, जस्ट इमेजिन। बट हम हमारे बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में या फिर लिविंग क्रीचर्स के बारे में या फिर इकोसिस्टम के बारे में क्या सोचेंगे। अब देखिए 2017 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ 6.3 मिलियन इंडियंस, टोटलिंग 2/3 ऑफ ऑल द डेथ्स दैट ईयर। हमारे देश में 2017 में जो टोटल लोगों की मृत्यु हुई, उस मृत्यु में से 2/3 यानी कि 66% जो डेथ्स हैं
उसके पीछे रीज़न क्या था? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी हार्ट अटैक, कार्डियक डिजीज़, फिर ब्लड प्रेशर, और दूसरे ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं लोगों के, स्ट्रेस ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि ज़्यादातर लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले डिजीज़, और जो स्प्रेड नहीं होते हैं। स्प्रेड इन द सेंस कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? आपकी लाइफस्टाइल और आपके जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको डायबिटीज़ होगा या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा किलर है। एज यू कैन सी 66% जो 2017 में डेथ हुई, दैट वाज बिकॉज ऑफ एनसीडी। Air pollution, both outdoor and indoor air pollution, is the single most deadly NCD that accounts for 76% of India's chronic illness. हमारे देश में जो chronic illness है, 76% टोटल chronic illness में से 76% chronic illness जो है ये outdoor और indoor pollution की वजह से है। ऊपर से आप ऐड कर दीजिए imbalanced diet, कुछ भी खा लिया, भूख लगी है, आपने कुछ भी बाहर का खाना खा लिया, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम लोग करते हैं, स्ट्रेस, ओबेसिटी, फिर सब्सटेंस अब्यूज़, लैक ऑफ स्लीप, ये एक अगेन मैं और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे इसको, कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो 10, 15, 20 सालों के बाद यू विल फाइंड के जो सोने के लिए जो दवाई हैं, स्लीप की मेडिसिन जो हैं, दैट इज़ गोइंग टू बिकम ए वेरी कॉमन थिंग। आज जैसे हमारे देश के एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाएंगे तो यू विल फाइंड वन ब्लड प्रेशर का पेशेंट, एक डायबिटीज़ का पेशेंट, राइट, हार्ट पेशेंट्स। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों को नींद की बीमारी है, उनकी स्लीप ही कंप्लीट नहीं होती है, और फिर वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, यू कैन नॉट परफॉर्म इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, और उसकी वजह से कितने सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि एयर पोल्यूशन में भी द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क टू हेल्थ इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो एनवायरमेंटल रिस्क है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कफिंग्स, स्प्रटरिंग, टीयरिंग, चॉकिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी का कहना यह है कि 2015 में 4.2 मिलियन लोगों की दुनिया में मृत्यु, 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो ये इसकी वजह से हुई है, पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से, जो हमारे लंग्स में जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट जो हैं उनका कहना है कि एक मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी है हवाई में, बिग आइलैंड हवाई में, और इसने जब से ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की है 1950s में, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन था एयर में, एटमॉस्फेयर में, दैट वाज 315 पार्ट्स पर मिलियन। ये अब देखिए कितना हो गया है, 420 इज़ वेरी सीवियर। और एसोचैम का रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे देश में 1000 लोग जो हैं उसमें से 116 जो हैं उसके अंदर आपको NCD देखने को मिलते हैं। 2/3 जितने NCD वाले जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनकी एज 26 से 59 है, यानी कि प्रोडक्टिव एज के लोग जो हैं 2/3 66% जितने लोग इस एज ब्रैकेट में हैं। तो हमारे देश में यंगस्टर्स या फिर प्रोडक्टिव एज के लोग जो हैं वो NCDs से सफ़र करेंगे, तो फिर हमारा जो एक देश का जो ह्यूमन कैपिटल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी देश का, तो वही एक बीमारी से जूझ रहा है, तो फिर हमारा देश कैसे डेवलप हो पाएगा या फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा। नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, उसमें स्कूल्स को बंद करना पड़ा क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा था। उसके ऊपर से फॉरेस्ट फायर्स हैं, कोल बर्निंग है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वेहिकुलर एमिशन है, ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन इसके बारे में इतनी अवेयरनेस, मीन्स हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन है, बट क्या कर रहे हैं हम, बस वी आर जस्ट ब्रीदिंग दैट डर्टी एयर। और मास्क पहनना जो है वो शायद ऐसा भी हो जाए कि हमें ताउम्र मास्क पहनना पड़े बिकॉज ऑफ दिस बैड एयर। ट्विन ट्रबल्स, 1-2 दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एक 2 सिचुएशन हमारे देश में है कि ग्रोथ, मैंने ऐसे कुछ एरोज भी ड्रॉ किए थे, मुझे याद आ रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो ड्रॉप हो रहा है और महंगाई जो है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। रिटेल प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों की अप हो गई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब कम होता है तो फिर आपकी फैक्ट्री पहले लेट्स से 100 यूनिट
आइटम्स बनाती थी, अब आपकी फैक्ट्री से 50 बना रही है, तो आपने 100 यूनिट के लिए 10 लोगों को रखा है, तो अब आप सिर्फ 5 लोगों को रखेंगे, बाकी 5 का क्या होगा, उनकी जॉब चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट इमेजिन कि देश में कितने सारे लोगों की जॉब जाएगी, तो उनकी इनकम नहीं है, तो वो चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, राइट। तो गरीबी भी इससे एक्सपांड होगी और ऊपर से ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि अब आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट में कस्टमर्स या फिर चीज़ों की डिमांड नहीं है, और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रीज और इन सारी चीज़ों का आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, राइट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें फूड और फ्यूल ये दोनों सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। फूड की प्राइस बहुत बड़ी है, फ्यूल की प्राइस बहुत बड़ी है। पल्सेस दालें जो हैं, एडिबल ऑयल जो प्रोटीन और फैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो इनकी प्राइस जब बढ़ती हैं तो जो एक गरीब व्यक्ति हैं, गरीब परिवार जो हैं, लेट्स से वो दिन में 100 रुपये फूड के लिए खर्च करते हैं, अब इसी गरीब परिवार को 120 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, तो हमारे लिए ये सिर्फ 20 रुपये हैं, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जो 100 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ चीज़ों को अपनी प्लेट में से हटा देंगे, दूध हैं या फिर पल्सेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, और इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी। फिर उनको ऑपरेशंस या फिर मेडिसिन का खर्चा होगा, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? जस्ट इमेजिन, उनको किसी से उधार लेना पड़ेगा। ये इकोनॉमी जो है वो इस प्रकार से काम करती है कि उसकी जो चेन रिएक्शन है, राइट, उसके बारे में भी आपको सोचना है। दिस इज़ हाउ यू थिंक। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पल्सेस जो हैं वो 13.3% से इंक्रीज़ हुए। ऑयल्स एंड फैट्स की बात करें तो 24.9%। और हाल ही में आरबीआई का जो बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट आया था, उसमें सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि राबी हार्वेस्ट जो हैं, ये राबी प्रोडक्शन जब आएगा मार्केट में, तब प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएगी। एडिबल राबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी मार्केट में आएंगे ही, क्योंकि अभी जस्ट विंटर जो है वो ख़त्म हुआ है, समर जो है वो स्टार्ट तो हो चुका है, वी आर समवेयर इन द मिडल ऑफ समर। तो राबी हार्वेस्ट जब मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार होकर आएंगे, तो फिर प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएगी। एडिबल ऑयल्स की बात करें तो आरबीआई ने ये कहा कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं, हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिबल ऑयल, खाने पीने के लिए जो तेल है, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो सरकार को हटानी चाहिए। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज़ करें, इसको लेकर कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करने चाहिए, ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन इसका इंक्रीज़ हो। मीट, फिश, एग्स जो हैं, ये भी डबल डिजिट से इनकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल के ऊपर यू नो इट वेरी वेल कितना टैक्स लगता है, राइट, कस्टम्स एंड एक्साइज। तो लगभग 100 रुपये अगर पेट्रोल की प्राइस है, तो 60 रुपीज़ तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं इसमें। तो ये जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, सरकार को इससे इजीली टैक्स मिलता है, राइट। तो इसमें थोड़ा सरकार को साहस दिखाकर इसमें थोड़ा एक ड्रॉप लाने की आवश्यकता है। कुछ पेट्रोल डीजल की प्राइसेस थोड़ी कम होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम होगा। अब देखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स इसको लेकर क्या करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सिराज एक्ट। एक प्रोफेसर थे, राइट, प्रोफेसर रामचंद्र सिराज। अब रामचंद्र सिराज जो हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के एक प्रोफेसर थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इनफैक्ट। और हुआ ये कि 2010 की बात है कि दो लोग जो हैं वो उनका जो कंपाउंड है वहाँ पर गए, और ये जो प्रोफेसर रामचंद्र सिराज हैं वो एक होमोसेक्सुअल थे। तो उनके जो भी पार्टनर हैं या फिर पार्टनर थे, तो दे वर हैविंग सेक्स। तो ये दो लोग जो हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा और फिर सभी को बताया एक्सेट्रा, और फिर इनको कॉलेज में से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने केस फाइल किया, केस फाइल हुआ तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस जीत गए। लेकिन फाइनली 7 अप्रैल 2010 को मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में प्रोफेसर रामचंद्र सिराज की मृत्यु हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। LGBTQ कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके साथ ऐसा बहुत होता है। लोग उनके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन देखिए, पर्सनल लेवल पर आपको ये पसंद है नहीं पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे देश का कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट इज़ द मेन थिंग। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लॉ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये चीज़ सही है, देन वी ऑल हैव टू एग्री विथ इट।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये चीज़ गलत है तो फिर वी हैव टू एग्री विद दैट थिंग। और दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं इतिहास में, जाने पहचाने लोग, ऑस्कार वाइल्ड, एलन टूरिंग जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक पुतला है ये एलन टूरिंग का है। और ये जो जगह है इसके साथ मेरा एक रिलेशन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैंने लगभग 1.5 साल पढ़ाई की, मास्टर्स कंप्लीट किया। और हमारा जो ये दिस इज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ से हम यहाँ पर ही पढ़ाई करने के लिए जाते थे, क्लास अटेंड करते थे। और ये जो डिपार्टमेंट है उसके जस्ट बाहर आपको एक बहुत बड़ा पुतला नज़र आता है, ये एलन टूरिंग का पुतला है। एलन टूरिंग के ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, द इमिटेशन गेम। कभी वक्त मिले तो देखिएगा, एक बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम थोड़ा बहुत आपको इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कैसे जर्मनी जो है उनके पास एक एनिग्मा नाम का मशीन था, एक टाइपराइटर टाइप ऑफ मशीन था, लेकिन इससे वो कोडेड मैसेजेस भेजते थे। और कैसे एलन टूरिंग जो हैं, इनको कहा जाता है कि ये जो कंप्यूटर साइंस है उसके फादर के तौर पर इनको माना जाता है। और कह सकते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो इन्होंने की। तो एलन टूरिंग जो हैं वो भी होमोसेक्सुअल थे, और इस फिल्म में भी आपको नज़र आएगा कि उनके साथ फाइनली जो है फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे उनके ऊपर एक केस फाइल किया जाता है। और मीन्स इतना कंट्रीब्यूशन किया उसने, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसकी वजह से ही यूके और ये जो देश हैं ये जर्मनी को हरा सके। लेकिन फिर भी ये लॉ की वजह से उनके साथ उनका जीवन जो है वो काफ़ी एंड टाइम में बहुत ही वो परेशान रहे। यूके ने 2017 में एक एलन टूरिंग लॉ पास किया, और ये जो कानून है इसमें यह है कि जो भी ऐसे होमोसेक्सुअल्स थे जिनके ऊपर केस फाइल हुआ था तो उनकी सज़ा जो है वो माफ़ की गई, अगर वो जो कहते हैं हम पोस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत उनको माफ़ किया गया, और जो लोग जिंदा हैं उनको भी माफ़ किया गया था। तो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 1862 से जब सेक्शन 377, जब ब्रिटिश टाइम पर ये लोग, ब्रिटिश राज जो है वो ऐसा लॉ लेकर आया, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर सज़ा दी जाती थी, तो फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये 377 को हटा दिया। तो तब से लेकर 1862 से 2018 तक बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार से उनके ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें उनके साथ हुई हैं। तो इस आर्टिकल में ये बात है कि मीन्स ये नाज फाउंडेशन का जो केस था 2018 में, तो इस केस के बारे में ये कहा गया है कि भारत को भी एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिसका नाम जो है वो होना चाहिए सिरास एक्ट। जैसे यूके एलन टूरिंग लॉ लेकर आया, ऐसे सिराज एक्ट आना चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं LGBTQ कम्युनिटी के जिनके ऊपर केस चल रहा है या फिर चल रहा था, तो इनको हमें माफ़ कर देना चाहिए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ये एक लाइन है, उसके बाद वी विल गिव अ स्टॉप टू दिस डिस्कशन। जस्टिस AP शाह जो हैं इस केस में, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2009 का केस है। इसमें जस्टिस AP शाह ने ये ऑब्जर्व किया है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ द एंटीथीसीज ऑफ इक्वालिटी। एंटीथीसीज ऑफ इक्वालिटी यानी कि आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल कि आज का ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, आज की हमारी जो मान्यताएं हैं, जो भी जनरल जो चीज़ें हैं, अब हम यही माने कि आज की जो चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें हर किसी के ऊपर होनी चाहिए, यही इसी प्रकार का बिहेवियर जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो जो करते हैं वही लोग सभी लोगों को करना चाहिए, राइट। जब ये प्रेजेंट सिचुएशन के बाहर हम निकलते ही नहीं हैं तो जो एंटीथीसिस या फिर आप कह सकते हैं जो बदलाव हैं, जो चेंज हैं, ये चेंज हम कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इक्वालिटी का एंटीथीसिस है, ये कभी भी इक्वालिटी होने नहीं देगा अगर आप किसी समाज में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो। लास्ट है द मेडिंग क्राउड्स, ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है,
अब देखिए कैसे सिलेक्टिवनेस हमें नज़र आती है इफ़ यू ऑब्जर्व। और यहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, आई एम नॉट अगेंस्ट कांग्रेस या फिर आप या फिर एक्स वाई जेड, जो भी हमारे देश की पार्टीज़ हैं, राइट। जहाँ जहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टीज रूल कर रही हैं, तो हर जगह पर आपको एक सिलेक्टिवनेस नज़र आएगी, राइट। जो चीज़ें करियर के साथ जुड़ी हुई है, लाइवलीहुड के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि एग्ज़ाम्स हैं, बिजनेस ऑपरेशंस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बैन लगाया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस और पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और एक लंबे टाइम से अथॉरिटीज़ ने ये कोविड अप्रोप्रिएटनेस जो है उसको नज़रअंदाज किया है कि पॉलिटिकल रैलीज़ में मास्क पहना नहीं पहना, ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज। और कुछ जगहों पर आप चार लोग भी इकट्ठा होंगे तो पुलिस वाले आपके ऊपर लाठियाँ बरसाएंगे, और दूसरी जगह पर आप देखेंगे कि हज़ारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो क्योंकि सरकार ने इसको एक परमिशन दे दी है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कोविड-19 के टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। महाकुंभ मेला जो है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है महाकुंभ मेले से, राइट, लेकिन जस्ट इमेजिन कि कोविड की सिचुएशन कितनी सीवियर हो सकती है, राइट। और यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर ही बैन क्यों लगता है और मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटी के त्योहारों के ऊपर बैन नहीं लगाया जाता। ये सारी बातें जो हैं ये मीडिया के लिए छोड़ दीजिए, राइट, उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो इन सारी चीज़ों के बारे में देश में एक क्रैक्स क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट एनी रिलीजियन, राइट। किसी भी लोगों का, किसी भी कम्युनिटी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, राइट, ब्लैक, वाइट, जो भी अलग अलग ब्रैकेट्स या फिर सेगमेंट्स हमने लोगों के बनाए हैं, ये सारे सेगमेंट्स जो हैं उसको हमें साइड में रखकर एज ए कंट्री, एज ए देश, एज ह्यूमन बींग हमें सोचना होगा कि ये लड़ाई जो है वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स और कोविड की है, हिंदूज़ और कोविड की हैं, बीजेपी और कोविड की है, या फिर कांग्रेस वर्सेस कोविड है। नो, इट्स ह्यूमन बींग्स वर्सेस ए पर्टिकुलर वायरस। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं या फिर ओपोजिशंस में हैं, तो उन सब को थोड़ा सॉल्ट लेकर, जो कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सेंसिबिलिटी दिखाकर ये सोचना चाहिए कि हम स्कूल्स और बिजनेसेस और इन सारी चीज़ों को बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस, पॉलिटिकल, ऐसे मैरिजेस के लिए 100 लोग 200 लोगों को परमिशन दे रहे हैं। तो पहले से ही इतना स्ट्रिक्टनेस हमने फॉलो किया होता तो शायद सेकंड वेव ना होती। और आज देखिए कैसी सिचुएशन है। मैं न्यूज़ देख रहा था, एम्बुलेंसेस की लाइन बाहर हैं, सिविल हॉस्पिटल्स के बाहर। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई जगह ही नहीं है, बेड्स खाली नहीं है। तो ऐसी नौबत क्यों आई, और क्या हमें थर्ड वेव भी देखनी है? तो एज ए यंगस्टर्स आई अपील टू ऑल ऑफ यू कि आई एम नॉट सेइंग कि आप रास्ते पर आ जाइए और रेवोल्यूशन कीजिए। नो, आई एम सेइंग कि जस्ट थिंक, इज़न्ट इट, जस्ट थिंक कि क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं और क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस बात के ऊपर सहमत नहीं होगी। एनीवे, आंसर्स जो कल मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज के 3 क्वेश्चंस हैं नए। रॉयटर्स जो एक बहुत इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इनके पहले एडिटर इन चीफ, महिला एडिटर इन चीफ जो हैं वो कौन बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं इसको S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस में से, यूएसए की जो सेंसेक्स हैं उसमें से इनको ड्रॉप किया गया है क्योंकि इन्होंने किस देश के साथ बिजनेस किया। और एक इजी क्वेश्चन, आई थिंक, बिम्स्टेक में पहले 4 देश थे और फिर 3 देशों को ऐड किया गया, तो वो कौन से 3 देश हैं बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।